अस्सलाम वालेकुम अज़ाब इलाही नौमा एपिसोड 24। कया देख कर हंस रही हो? पहरादार साक्षी की मुस्कान देख कर भड़क उठा। तुम्हारी आंखों में भरे सुरमे को देखकर हंसी आई। अगर बोल देती वो काम बिगड़ सकता था जिसके लिए आई थी। माजरत चाहती हूँ, आप नाग महाराज को कहिए असावरी खाला की भांजी आई है। असावरी? पहरादार चौंक गए। नाम दोहराते एक दूसरे को देख आंखों ही आंखों में बात करते एक अंदर चला गया। साक्षी को यकीन था जल्द वो महाराज के सामने होगी। गाढ़ लंबाई में कम और चौड़ाई में ज़्यादा थी, जिसकी वजह से कुछ पहरादार तो बहुत ही छोटी कदोकामत के और कुछ नाग नागिन रूप में मौजूद थे। साक्षी अभी तो पूरे कद से खड़ी थी, आगे वो नागिन रूप में जा पाती। खाला का दिया हवाला काम कर गया। नागिन रूप में फंकारते उस छोटे से दरबार में नाग महाराज के सामने जा पहुंची। रूप बदलती दूसरे नाग नागिन की तरह इंसानी रूप में खड़े होने की बजाय नर्म मुलायम रेशमी कालीन पर बैठी। अस्सलाम वालेकुम नाग महाराज। नागिन सर झुकाती कोर्निश बजा लाई। वालेकुम अस्सलाम। तुमने अपनी खाला असावरी से वाबस्ता हवाला दिया, वरना यहाँ कोई नहीं आता। ये नेहा जगह है। साक्षी ने अदब से झुकते नाग महाराज का शुक्रिया अदा किया। ये छोटा दरबार लंबाई में कम होने की वजह से नाग महाराज सोने और चांदी से बने खूबसूरत तख्त पर नीम दराज थे। आराइश और ज़ेबाइश सब सफ़ेद रंग में थी। इत्तफ़ाक़न साक्षी भी उसी आराइश का एक बेहद हसीन और दिलकश हिस्सा मालूम होती। तख्त की पहले और आखिरी हिस्से पर दो खुदकार पंखे नस्ब थे। तो नागिन, क्या ख़ास काम था तुमको मुझसे? साक्षी कुछ चौंक गई। वो सोच रही थी किस तरह बात का आगाज़ और इख्तिताम किया जाए। मेरा नाम साक्षी है। नाग महाराज की कुशादा पेशानी पर बल आया। साक्षी तो हिंदुआना नाम है और उसके मायने सच्चे या सच्चे गवाह के हैं। जी नाग महाराज, मेरे दादा को ये नाम बेहद पसंद था, इसीलिए बहुत से लोगों की मुखालफत मोल लेकर कर नाम रखा। खूब। वो घनी पलकें झुकाए बात करती नाग महाराज की अंदर तक उतरती नज़रें महसूस कर रही थी। कोई भी अनजान शख्स अगर दरबार में आ जाए तो राजा से लेकर वहाँ मौजूद गुलाम सब निगाहों में वही दूरबीन लगा कर देखते हैं जो उनकी सोच और नज़रिया होता है। नाग महाराज की आंखों में गहरी काट भरी तपिश थी। ए अल्लाह, मुझे सब्र देना। वो दिल ही दिल में शिद्दत से दुआ गो थी। नाग महाराज में बहुत अरसे से एक दूर दराज खंडर से फासले पर बनी खो में रहती थी। ना ही शहर आना पसंद है, ना ज़रूरत पेश आई। वहाँ मौजूद खिदमतगार में नाग नागिन 4 से 5 ज़ीरू मौजूद थे और 2 नाग निगहबान दरबार के दरवाजे पर इस्तदा थे। साक्षी नाग महाराज के तख्त के बहुत करीब बैठी सोच सोच कर बोलती एक लम्हे को रुकी। अगर कुछ ख़ास बात है तो यहाँ हम मौजूद अफराद की तादाद कम किए देते हैं। नाग महाराज ने साक्षी का जवाब सुने बिना उज़रा को बाहर जाने का हुक्म दिया। अपनी बात कहने के जोड़ तोड़ में उलझी हाँ या ना कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। सब साक्षी को अजीब निगाहों से घूरते वहाँ से जाने लगे। दाएं बाएं मुहाफ़िज़ मौजूद रहे। वो सब बताती गई, कुछ जोड़ तोड़ करती, कुछ बताकर छुपाती। वो जानती थी नाग महाराज के सामने बैठकर कुछ छुप नहीं सकता, मगर अपनी ज़ुबान से वही अदा करेगी जो उसे मुनासिब लगेगा। जादूगर को ख़त्म करके बहुत अच्छा किया। वो हमारे किसी कबीले या बरादरी को नुकसान दे सकता था। मैं समझ गया वो कहाँ और क्यों गया है। नाग महाराज नागिन की तरफ झुके। आस पास के निगहबान भी वो बात ना जान सकते अगर महाराज ना चाहें तो। लहजे की मायने ख़ेज़ी साक्षी ने वाज़े महसूस की। मगर नागिन साक्षी, तुम हमसे इतनी बड़ी ताकत लेने आई हो, उसके बदले हमें क्या मिलेगा? साक्षी ने बात मुकम्मल नज़र झुका कर की। खुद में घुसती ऐसी नज़रें उसे सख्त नापसंद थी। महाराज, आप किसी किस्म का सौदा करना चाहते हैं तो मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उसके बर्दाश्त जवाब दे गई। सारा अदब व एहतराम एक तरफ, वो कुछ देने नहीं आई थी। रीडम चमकी, सर से पैर तक सुर्ख रंग से नहा गई। वो नागिन के रूप में आई। रुको। नाग महाराज बात को संभाल गए।
ہماری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ وہ رک کر پلٹی، پلکیں دستور جھکی تھیں۔ ساکشی، آج ابھی ہماری تم سے بات ہوئی اور اتنی بڑی طاقت تمہیں یوں کھڑے کھڑے دیں۔ تم کو اسے پانا ہے تو کیا تمہیں کچھ کرنا نہیں چاہیے؟ کیوں نہیں مہاراج، میں سب کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں میں کچھ کلمات بتاؤں گا جو ساحل سمندر پر جا کر تمہیں پڑھنا ہوگا۔ ناگ تخت کے دائیں بائیں کھڑے نگہبان اور دربار کے حفاظتی نگہبان بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ وہاں جا کر کلمات پڑھتے ہوئے کوئی کچھ بھی کہے، کچھ بھی ساکشی، تم اپنے دھیان میں مگن رہو گی۔ اگر تمہیں کلمات بھول گئے تو پھر سے ابتدا نہیں ہو پائے گی۔ یہ کلمات ایک بار ہی پڑھے جا سکتے ہیں، رات کے دوسرے پہر سے رات کے آخری پہر تک۔ پڑھنے سے تمہیں ان کلمات سے خاص الخاص ملے گا جس سے تمہارا مقصد پورا ہوگا۔ وہ حرف بحرف سب دھیان سے سن رہی تھی۔ اس کے لیے یہ کام اس کی زندگی کا اول مقصد تھا جو وہ پا کے ہی رہنا چاہتی تھی۔ اب اپنی سماعت کی ساری توجہ میری آواز پر رکھنا۔ میں یہ کلمات علانیہ نہیں بتا سکتا۔ ساکشی نے سر اسبات میں ہلایا۔ ناگن نے کلمات سن کر 3 مرتبہ دہرانے کے بعد وہاں سے جانے کی اجازت چاہی۔ میں آپ کی بے حد مشکور ہوں ناگ مہاراج، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ میں ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی۔ ناگ مہاراج کے سامنے جھک کر سلام پیش کرتی کورنش بجا لائی۔ السلام علیکم ناگ مہاراج۔ ناگ مہاراج نے گمبھیر رہتے جواباً سر ہلایا۔ ریڈم چمکی ناگن روپ میں لوٹتے وہی نگاہوں کی تپش اس کے تعاقب میں تھی۔ ساکشی سمجھ گئی ناگ مہاراج کو ادراک ہو چکا ہے۔ ساکشی کنواری ناگن ہے۔ وہ تیزی سے باہر آئی تو انجانے میں اس کی سماعت سے نر و مادہ سانپ کی آواز ٹکرائی۔ جو طاقت سالہ سال بھی مہاراج کسی کو نہیں دیتے وہ ایک ذرا سی ملاقات میں کھڑے کھڑے مہاراج نے ناگن کو دے دی۔